नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। हम लोग मॉड्यूल 6 पढ़ रहे हैं जिसका कि शीर्षक है व्यावसायिक वित्त। इसके अंतर्गत हम लोग पाठ 16 पर हैं जिसका शीर्षक है दीर्घकालीन वित्त के स्रोत। तो इस जो ये पाठ है इसमें हम जान रहे हैं कि किस किस प्रकार से आप कंपनी के लिए अपने व्यवसाय के लिए लंबी अवधि का ऋण या लंबी अवधि का जो इक्विटी वाला पैसा है वो जुटा सकते हैं। ठीक है ना, अंश पूंजी के रूप में, ऋण के रूप में या सहायता के रूप में आप किस प्रकार से अपने व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्त लंबी अवधि के लिए पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमने जो पढ़ने हैं जो जो टॉपिक्स इसके अंदर हैं वो है पूंजी बाजार, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड्स, पट्टादारी कंपनियां, विदेशी स्रोत और संचित आय। तो इसमें से हम लोग जो ये दो ऊपर के हैं पूंजी बाजार और विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बैंक की। तो बैंक के बारे में हम इससे पहले वाले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। बैंक क्या होता है? बैंक जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो सामान्यतः व्यवसायों को ऋण तथा अग्रिम नकद साख और अधिविकर्ष जिसको आप ओवरड्राफ्ट बोलते हैं उसके रूप में आपको छोटी अवधि के लिए ऋण या वित्त प्रदान करते हैं। लेकिन आजकल अधिकतर व्यापारिक बैंक समय के आधार पर आवश्यकता आधारित दीर्घकालीन और मध्यकालीन वित्त भी सभी व्यावसायिक फर्मों को प्रदान करने लगे हैं। मतलब इनका जो काम करने का तरीका है वो परिवर्तित होने लगा है। ये केवल छोटी अवधि के लिए ना होके लंबी अवधि के लिए भी पैसा व्यवसायियों को, व्यावसायिक फर्मों को देने लगे हैं। इन्होंने अपने काम करने का तरीका चेंज कर लिया है। ठीक है, तो जो लिबरलाइजेशन आया सन 1991 के बाद जो उदारीकरण हुआ जिसमें कि हमने अपनी जो अर्थव्यवस्था थी उसको पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए खोल दिया, तो उसके सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बैंकों को ये स्वतंत्रता दे दी गई, ये आज़ादी दे दी गई उसके बाद कि वे अपने तरीके से ऋण प्राप्तकर्ता की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करें। मतलब जिसको पैसा चाहिए उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको देखें, उसका आकलन करें और उन्हें बड़ी मात्रा में व दीर्घ अवधि के लिए आवधिक ऋण प्रदान करें। तो उसको सरकार ने अलाउ कर दिया कि आप जो लंबी अवधि के ऋण है वो दे सकते हैं और बड़ी मात्रा में भी पैसा दे सकते हैं व्यापारियों को। तो कुछ बैंकों ने औद्योगिक उपक्रमों की वित्तीय सहायता हेतु एक अलग औद्योगिक शाखा स्थापित की है। तो कई सारे बैंक आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी व्यवसायियों के लिए, व्यापारियों के लिए, बड़े उद्योगों के लिए अलग से शाखाएं होती हैं। ठीक है ना, वहां पे वो सामान्य जनता के साथ लेन देन नहीं करते हैं, वो केवल व्यापारियों, औद्योगिक उपक्रमों इन सब की वित्तीय सहायता का ही काम उन ब्रांचेस से, उन शाखाओं से करते हैं। ठीक है, तो जो बैंक होते हैं वो उपक्रमों यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, उनको मध्यकालीन और अल्पकालीन, ठीक है ना, ऋण प्रदान करने में व्यापारिक बैंक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से एक बैंक होते हैं सहकारी बैंक, जो हमने पढ़ा था। सहकारी बैंक क्या होते हैं? सहकारी बैंक भी व्यापारिक बैंक का काम करते हैं। ऐसे बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस ले लेते हैं और लाइसेंस लेकर वाणिज्यिक बैंक की तरह काम करते हैं। जो सहकारी बैंक है वो भी एक कमर्शियल बैंक की तरह काम करते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है? एक लाइसेंस लेना पड़ता है। किससे? भारतीय रिजर्व बैंक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये जो ये सहकारी बैंक होते हैं ये कभी कभी लघु यानी कि छोटे और मध्य पैमाने की सहकारी औद्योगिक इकाइयों जैसे चीनी उद्योग की इकाइयां हों, खाद्य प्रसंस्करण की इकाई हो, जहाँ पे कि जो फूड प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं, खाने के सामानों को प्रसंस्कृत किया जाता है, ठीक है ना,
उनका उनको उनको उनके बचाव के लिए उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करके, जैसे जैम बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो उसको फूड प्रोसेसिंग इकाई यूनिट्स बोलते हैं, खाद्य संस्करण इकाई बोलते हैं। इनको भी दीर्घकालीन वित्त ये जो एजेंसियां हैं, जो सहकारी बैंक हैं, वो प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से लघु और छोटे उद्योगों के लिए एक तरह से ये महत्वपूर्ण भूमिका उनके विकास में निभाते हैं। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां क्या होती हैं? जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ये गैर बैंकिंग है। इनका काम जो नॉर्मल बैंकिंग है, ये वो बैंकिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। इनका काम है सिर्फ जनता से पैसा इकट्ठा करना और जो उद्योग है उनको पैसा देना, वहां पैसा लगाना, ठीक है। तो ये केवल जनता से पैसा एक्सेप्ट करते हैं, उनसे पैसा स्वीकारते हैं, और जो पैसा है वो किसको देते हैं? व्यवसायिक इकाइयों को देते हैं। ये कंपनियां निजी क्षेत्र में, कैसे क्षेत्र में? प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें वित्त व्यवस्था का कार्य करती हैं, और ये गैर वित्तीय कंपनियों की यौगिक श्रेणी में आती है। इनको हम गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां बोलते हैं। इनको एनबीएफसीज बुलाया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो चूंकि ये जो कंपनियां होती हैं वो केवल जनता से जमा स्वीकार करती हैं तथा ऋण प्रदान करती हैं, किसको? व्यवसायिक इकाइयों को। ये केवल ये दो काम ही ये करती हैं, अतः इन्हें बैंकिंग कंपनी नहीं माना जाता है। ये सामान्य बैंकिंग नहीं करते हैं। ये जैसे चेक इशू करना है, ड्राफ्ट बनवाना है, ऐसे काम ये नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको बैंकिंग कंपनी नहीं माना जाता है। ये एनबीएफसी होती हैं, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां होती हैं। सामान्य बैंकिंग कार्य इन कंपनियों द्वारा नहीं किया जाता है। इनका जो मेन मकसद होता है वो होता है आकर्षक ब्याज देते हैं, किसको? ये जनता को आकर्षक ब्याज देके ये पैसा इकट्ठा करते हैं, उनसे जमा प्राप्त करते हैं, तथा जो धन एकत्र करते हैं। इस प्रकार से जो धन एकत्र होता है वो जो प्राइवेट जो आपके औद्योगिक इकाइयां हैं उनको देती हैं। तो इनके कुछ उदाहरण जो हैं, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, ऐसे ही आपने कहीं और भी, जैसे एचडीएफसी है, होम लोन वो देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से चाहे वाहन के लोन हो, व्यवसाय जो आवास है उसके लिए लोन हो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी ये ट्रांसपोर्ट का फाइनेंस करती है, मतलब वाहनों के लिए ऋण देती है। बजाज फिनसर्व ये बहुत सारे फाइनेंशियल काम करती है, ठीक है ना। मुथूट फाइनेंस है, ये सोने के बदले आपको ऋण देती है। ये महिंद्रा फाइनेंस है, ये भी गाड़ियों का फाइनेंस करती है, व्हीकल्स का फाइनेंस करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं वो थोक व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों और लघु पैमाने के उद्योगों तथा स्वरोजगार में लगे लोगों को ऋण देती हैं। और ये जो लोन होता है ये पूरी तरह से असुरक्षित होता है। असुरक्षित होता है, सुरक्षा कम होती है, तो ज़्यादा लिखा पढ़त नहीं करते हैं, तो इसलिए ये जो ऋण होता है असुरक्षित होता है, और इसलिए इन लोगों की जो ब्याज दर है वो थोड़ी महंगी होती है, ब्याज दर ज़्यादा होती है। ये लगभग 24 से 36% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लेते हैं। ये ज़्यादा ब्याज इसीलिए है क्योंकि ये जो ऋण है असुरक्षित होते हैं। जितना आप कहीं पैसा लगाओगे और जितना असुरक्षित आपको चीज़ें लगेंगी, उतना ज़्यादा आप उस पैसे के ऊपर प्रतिफल मांगोगे, उतना ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको मिलना चाहिए। तो इनका जो ब्याज है वो 24 से 36% प्रतिवर्ष की दर से है। ये जो कंपनियां हैं ये हुंडियों का क्रय करना, उनको भुनाना, व्यापारिक बैंकिंग करना, गृह वित्त, पट्टा वित्त तथा किराया क्रय व्यवसाय आदि का काम भी करती हैं, ठीक है ना। जो एनबीएफसी होती हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, वो ये वाले काम भी करती हैं। और इनमें सबसे बड़ी जो फायदा है, वो सबसे बड़ा जो ये फायदा ये होता है, जो भी व्यवसायिक कंपनी है जो इनसे ऋण लेती है, कि ऋण की आवश्यकता में ये पूरे फ्लेक्सिबल होते हैं। ये आपकी जो अमाउंट है उसको बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप उनको वाजिब कारण देते हैं तो वो आपका जो लोन है उसको बढ़ा भी सकते हैं। और साथ साथ इनमें समय सीमा की कोई वो नहीं होती है, ये आपकी जो समय सीमा है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये फ्लेक्सिबल होते हैं, अपनी वर्किंग में काफी फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर होती है। अब एक और स्रोत आता है वित्त प्राप्त करने का, वो होता है म्यूचुअल फंड। आपने कई बार टीवी में ऐड देखे होंगे और म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड उस प्रकार का कोष होता है, एक पैसे का भंडार होता है, जो प्रायोजकों द्वारा एक अथवा अधिक योजनाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों में विनियोजन हेतु न्यास के रूप में स्थापित किया जाता है। जिसको कुछ स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो शुरू करते हैं जनता से, या जिनको आप क्या कहेंगे, जो पैसा निवेशित करते हैं, निवेशक कह सकते हैं आप, या विनियोजक बोल सकते हैं। तो जो विनियोजन से जो पैसा इकट्ठा होता है उनको प्रतिभूतियों में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? जो जैसे शेयर हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इनमें लगाते हैं।
और एक ट्रस्ट की तरह से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एक ट्रस्ट के तरीके से काम करते हैं। तो उनको जो ऐसा कोष, ऐसा पैसे का भंडार जो प्रायोजकों द्वारा एक अथवा अधिक योजनाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों में विनियोजन हेतु न्यास के रूप में स्थापित किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की निवेश संस्था है। क्या है? एक निवेश करने वाली एक संस्था है। वो क्या काम करती है? जो विनियोग के मध्यस्थ के रूप में काम करती है। ये कैसे करती है अभी मैं आपको समझाऊंगा। यह विनियोजकों को, जो निवेशक होते हैं, उनकी बचत को इकट्ठा करता है, उनसे पैसा लेता है, कलेक्ट करता है उनकी बचत, और इसे अच्छे ख्याति के उपक्रमों, ऐसे उपक्रम जो कि प्रसिद्ध हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, टाटा की कंपनी हो गई, कोई बिरला की कंपनी हो गई, या टाटा कंसल्टेंसी हो गई, मतलब कोई सी भी जो ऐसी कंपनी, जैसे रिलायंस हो गई, ऐसी ख्याति के जो उपक्रम हैं उनमें पैसा लगाती है और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभूतियों में विनियोजित करती है। और बहुत सारे क्षेत्रों, जैसे हो सकता है ये आवास के क्षेत्र में लगाए, या ऑयल के सेक्टर में लगाए, बैंक के सेक्टर में लगाए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्रों में ये प्रतिभूतियों में पैसा लगाती है, विनियोजित करती है। विनियोजित करने का मतलब होता है पैसे को लगाना। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड एक्चुअली में काम कैसे करता है? सबसे पहले एक इन्वेस्टर होता है, मेरे या आपके जैसा, जिसको कि विनियोजक बोलते हैं। उसके पास जो सरप्लस फंड होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो कि अपने खर्चे से वो निकालता है, जो वो खर्च नहीं करता है, उस पैसे को वो कहाँ देता है? उस पैसे को वो म्यूचुअल फंड में डालता है। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है, जिसको फंड प्रबंधक हम कह सकते हैं। वो जो फंड प्रबंधक है उस पैसे को कहाँ डालता है? बहुत सारी प्रतिभूतियों में डालता है। प्रतिभूतियों में शेयर्स भी शामिल हैं, प्रतिभूतियों में डिवेंचर्स भी शामिल हैं, प्रतिभूतियों में बॉन्ड भी शामिल हैं। वो सरकारी बॉन्ड भी हो सकते हैं, प्राइवेट बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, अपने जहाँ पे उसको लगता है कि पैसे का अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, वो उन प्रतिभूतियों में उस पैसे को लगाता है। पैसा किसका है? विनियोजकों का पैसा है। लगा कौन रहा है? फंड मैनेजर लगा रहा है। इसके बदले में वो जो ये अमाउंट अपने पास लेता है, उसमें से एक फीस वो चार्ज करता है, वो फीस लेता है म्यूचुअल फंड जो होता है। ठीक है। इन प्रतिभूतियों में वो पैसा लगाता है और फिर ये जो प्रतिभूतियों में पैसा जो लगा होता है उससे प्रतिफल मिलता है। क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। वो रिटर्न किसको मिलता है? विनियोजक को मिलता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड काम करता है। तो विनियोजकों की जोखिम को जो म्यूचुअल फंड है वो कम करता है। जोखिम को कम कैसे करता है ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। वो अलग अलग प्रकार के एसेट्स में, अलग अलग प्रकार की प्रतिभूतियों में पैसा बांट देता है। ऐसा नहीं करता है कि सारा पैसा एक ही प्रकार की प्रतिभूति में लगा दे या एक ही कंपनी में सारा पैसा लगा दे। वो अलग अलग पैसे को बांटता है, पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करता है। इससे आपको कोई नुकसान की उम्मीद कम हो जाती है, आपका जोखिम कम हो जाती है और आपका रिटर्न अच्छा मिलता है आपको। ठीक है ना। अच्छे प्रतिफल की ये कोशिश करता है कि आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न दिलवाए। इस प्रकार ये छोटे निवेशकों के लिए, जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए निवेश एजेंसी के रूप में काम करता है। साथ ही ये व्यवसाय को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने का एक अच्छा स्रोत है। व्यवसाय को कैसे पैसा मिलता है? क्योंकि ये उनके शेयर्स को, उनके डिवेंचर्स को खरीद रहा है, उनके ऋण पत्रों को खरीद रहा है। तो एक प्रकार से अब पैसा किसको दे रहा है? उस बिजनेस को दे रहा है, उस बिजनेस को मिल रहा है पैसा। ठीक है ना। तो कुछ जो प्रकार के जो म्यूचुअल फंड इंडिया में हैं, जैसे स्टेट बैंक का SBI म्यूचुअल फंड, रिलायंस का रिलायंस म्यूचुअल फंड, L&T का L&T म्यूचुअल फंड और ICICI का ICICI म्यूचुअल फंड। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे, मतलब 20-25 से ज्यादा कंपनियां हैं जो कि म्यूचुअल फंड जारी करती हैं, जो कि म्यूचुअल फंड का काम करती हैं। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के लक्षणों की। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है म्यूचुअल फंड की? तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा ट्रस्ट है, एक ऐसा न्यास है जिसमें अनेक निवेशक यूनिट के रूप में अपना धन विनियोजित कर बड़ा कोष बनाते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें एक यूनिट, जैसे आप कुछ पैसा लगाते हैं तो उस पैसे के बदले में आपको कुछ यूनिट्स मिल जाती हैं। वो यूनिट्स डिपेंड करती हैं कि आपने जिस म्यूचुअल फंड पे लगाया है पैसा, उसकी एक यूनिट कितने पैसे की है। तो अगर जैसे उसकी एक यूनिट अगर 20 रुपए की है और आपने पैसा लगाया है 2000 रुपये, ठीक है ना, तो आपको कितना यूनिट्स मिल जाएंगी? उस म्यूचुअल फंड की 100 यूनिट मिल जाएंगी। कितनी यूनिट मिल जाएंगी? 100 यूनिट। 100 यूनिट कितने की? हर एक 20 रुपए की। तो कुल मिला के आपने कितने का लगा लिया? 2000 रुपये आपने लगाया है। तो इस प्रकार से 2000 रुपये आपने लगाया, 2000 रुपये आपके पड़ोसी ने लगाया, 2000 रुपये आपके दूसरे दोस्त ने लगाया। इस प्रकार से छोटा छोटा धन का इन्वेस्टमेंट होता है और वो धीरे धीरे क्या बन जाता है? एक बड़ा कोष बन जाता है। ठीक है।
तो धन का विनियोजन जो होता है, धन का निवेश प्रतिभूतियों के रूप में कोष के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो उसका पैसे को आपके प्रतिभूतियों में लगाते हैं। वे अपना धन ख्याति प्राप्त कंपनियों की प्रतिभूतियों में लगाते हैं, जैसे शेयर्स या डिबेंचर्स उसमें लगाते हैं, जिससे नियमित और निश्चित आय प्राप्त हो सके। इस प्रकार ये धन विनियोजन के जोखिम को कम करने में सहायक होते हैं। ये भी हम बात कर चुके हैं। और म्यूचुअल फंड कोष योजना से निवेशकों को उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है, हाई रिटर्न मिलता है, सुगम तरलता रहती है। सुगम तरलता का मतलब है कि आप जब चाहें म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकाल सकते हैं, लिक्विडिटी है, सुरक्षा रहती है, सेफ्टी है और कर बचत। आपको कई सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जो कि इनकम टैक्स में आपकी सेविंग भी करवाते हैं, टैक्स सेविंग वाले म्यूचुअल फंड भी होते हैं। कोषों के विनियोजन से प्राप्त शुद्ध लाभ, जो पैसा आपको मिल रहा है, यूनिट के स्वामियों में बांटा जाता है। वो पैसा किस में बांट दिया जाता है? यूनिट के स्वामियों में बांट दिया जाता है। निर्धारित समय के पश्चात या मांगने पर कोष का प्रबंधक यूनिट के स्वामियों को धन वापस करने के लिए बाध्य होता है। उसको ये रहता है कि उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप चाहें तब पैसा, जब आप चाहेंगे तब पैसा आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो निवेशकों के विनियोजन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अब ये बात हो रही है म्यूचुअल फंड के प्रकार की। निवेशकों का जो उद्देश्य है पैसा जमा करने का, उसको ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड द्वारा बहुत सारी योजनाएं चालू की गई हैं, जैसे समता कोष जिसको इक्विटी फंड बोलते हैं, ऋण कोष जिसको लोन फंड बोलते हैं या डेट फंड बोलते हैं, अवशेष कोष होता है, विकास कोष होता है, डेवलपमेंट फंड, आय कोष होता है जिस इनकम फंड बोल सकते हैं, तरल कोष लिक्विडिटी वाला होता है, कर बचत वाले कोष जो कि मैंने बोल रहा था इसको ELSS बोलते हैं, ठीक है ना, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ठीक है ना। ऐसे ELSS वाले म्यूचुअल फंड भी होते हैं जिससे कि आप अगर पैसा जिसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स की सेविंग भी होती है। ऐसे ही सूचकांक कोष, सूचकांक कोष क्या होते हैं? जो कि जो इंडेक्सेस हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। इंडेक्सेस मतलब जैसे दो प्रकार के इंडेक्सेस आप जानते होंगे, एक होता है सेंसेक्स, एक होता है निफ्टी। तो जैसे अगर आप निफ्टी का म्यूचुअल फंड लेंगे तो निफ्टी का जिस प्रकार से ऊपर नीचे होगा मार्केट, जो शेयर बाजार है, उसी प्रकार से ये जो सूचकांक का के आधारित जो फंड होगा, म्यूचुअल फंड होगा, वो उसी हिसाब से ऊपर नीचे होगा। ये दो प्रकार के होते हैं बेसिकली म्यूचुअल फंड। एक होता है खुला कोष। तो खुले कोष में तो होता है कि आप जब चाहें पैसा लगाएं और जब चाहें पैसा निकाल लें। इसमें कोई निश्चित आपकी इन्वेस्टमेंट की राशि भी नहीं होती कि आपको इतना ही पैसा लगाना है, आप कितना ही पैसा इसमें लगा सकते हैं। ऐसे कोष अनवरत रूप से यूनिटों को विक्रय हेतु प्रस्तुत करते रहते हैं और निश्चित यूनिटों के दोबारा खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है खुला कोष। दूसरे प्रकार का कोष होता है बंद कोष। इन कोषों में क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट में जो यूनिट्स हैं वो जारी की जाती हैं और निवेशकों से जो अंशदान की राशि है वो एक निश्चित समय के पश्चात ही एक निश्चित मात्रा में वसूल की जाती है, ठीक है ना। यही नहीं बल्कि निवेशक एक निश्चित परिपक्वता तिथि के पूर्व अपने निवेशित यूनिट का धन वापस नहीं ले सकते। एक तय तारीख होगी, उसी पर ही आपको पैसा आपका वापस मिलेगा। किसमें? बंद कोष में, ठीक है। लेकिन ये होता है कि जो बंद कोष वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अधिकतर जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उनके ऊपर ट्रेड किए जाते हैं। तो अपने आप जो आपने अगर फंड इनका खरीद रखा है जो कि बंद वाला है, तो वो आप जाकर स्टॉक एक्सचेंज पर बेचकर पैसा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज पर आप बेच सकते हो, लेकिन वो जो कंपनी जिसने वो फंड जारी किया है वो आपको तभी पैसा वापस करेगी जबकि आपका टाइम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात आती है कि ये शुरू कब हुआ इंडिया में। तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने, जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उसने पहला म्यूचुअल फंड जारी किया था जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसके पश्चात भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम और कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी म्यूचुअल फंड का कार्य प्रारंभ किया था, जिसमें उन्हें भारी सफलता प्राप्त हुई थी। अब बात आती है पट्टेदारी कंपनियों की। तो पट्टेदारी व्यवस्था के बारे में हमने पिछला जो वीडियो था उसमें जाना था, पिछले पार्ट में। तो उसमें हमने देखा था कि कई सारी कंपनियां ऐसा काम करती हैं कि वो किसी संपत्ति को सीधे खरीदती नहीं है, उसको किराए पे ले लेती हैं, एक तरह से पट्टे पे ले लेती हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है जो पट्टे पे जो जिसकी संपत्ति आप लेते हैं पट्टे पे, उसको उसके बदले में आप एक किराया देते हैं जिसको लीज रेंट बोलते हैं, पट्टा किराया बोल सकते हैं उसे आप, ठीक है ना। तो ये जो विधि है ये उत्पादक कंपनियों में काफी लोकप्रिय हो चुकी है। जो ऐसी कंपनियां हैं जो प्रोडक्शन करती हैं वो अपनी मशीनरी वगैरह के लिए, जमीन वगैरह की खरीद के लिए इस विधि का उपयोग
करती हैं। सामान्यतः पट्टेदारी कंपनियों की सहायता से ही पट्टा वित्तीयन का कार्य संपन्न किया जाता। तो ऐसी कंपनियां जो कि केवल इसी काम में लगी हुई हैं, ठीक है ना, वो पट्टे में ही डील करती हैं। वो क्या करती हैं, वो जो भूमि का स्वामी है उससे जमीन ले लेंगी, ठीक है ना, और खुद उसको पट्टे पर किसी दूसरी कंपनी को दे देंगी। तो ये बीच की जो कंपनियां हैं उनको पट्टेदारी कंपनियां बोलते हैं, जो कि केवल पट्टे का ही काम करती हैं, ठीक है ना। इनकी सहायता से ही सामान्यतः इनकी पट्टेदारी कंपनियों की सहायता से ही पट्टा वित्तीयन का कार्य संपन्न किया जाता है। ये कंपनियां आवश्यक प्लांट, मशीनों, इन सबको उत्पादकों से क्रय कर लेती हैं और उसे जरूरतमंद कंपनी को वार्षिक किराए पर निश्चित अवधि के लिए पट्टे के रूप में दे देती हैं। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ रहे होगी कि पट्टेदारी कंपनियों का क्या काम है। ये जो उत्पादक है, जो उस मशीनरी को बना रहा है, उस मशीनरी से वो मशीन खरीद लेंगी और जो जिस कंपनी को उस मशीन की आवश्यकता है उसको वार्षिक किराए पर उस मशीन को दे देंगी, ठीक है ना। ये काम है इनका। यहाँ पर इस बात को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के पट्टा किराए में पट्टेदारी कंपनी के व्यय एवं लाभ के अतिरिक्त ब्याज भी शामिल होता है, ठीक है ना। पट्टा किराए में ना केवल पट्टेदारी जो कंपनी है उसके जो अपने खर्चे हैं, जो उसके एम्प्लॉयज हैं लगे हुए, जो जो वो पैसा जो मशीनरी लाने में खर्च कर रही है, उसको लेने में खर्च कर रही है, जो और साथ साथ जो हो सकता है वो उसको लोन पर लेके दे रही हो आपको, तो उसका जो ब्याज है, अतिरिक्त ब्याज, लाभ के अतिरिक्त वो ब्याज भी शामिल होता है। तो इस प्रकार पट्टेदारी कंपनी को पट्टे पर दी गई संपत्ति से उचित प्रतिफल का प्राप्त होना अति आवश्यक है। अगर कंपनी को सही रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो किसी प्रकार से इस बिजनेस में नहीं रह पाएगी और वो किसी को आगे पट्टे पर उस संपत्ति को देगी भी नहीं, वो काम ही नहीं करेगी फिर, अगर उसको पैसा सही रिटर्न नहीं मिल रहा है तो। भारत में जो पट्टा व्यवसाय शुरू हुआ था वो 70 के दशक में शुरू हुआ था, सही है, 1970 के करीब, 1970-80 के बीच में ये शुरू हुआ था। और सबसे पहले चिदम्बरम समूह ने सन 1973 में, ठीक है ना, चेन्नई में प्रथम पट्टादारी कंपनी मद्रास में प्रारंभ की थी, जिसको अब चेन्नई बोलते हैं, और उस कंपनी का नाम था फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये पट्टेदारी कंपनियों के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे पैसे के विदेशी स्रोत से, किस प्रकार से जो फॉरेन जो सोर्सेज हैं उस विदेशी पैसा हम किस किस प्रकार से ले सकते हैं। तो दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता को पूर्ण करने में विदेशी स्रोतों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये स्रोत कौन कौन से होते हैं, बाह्य ऋण या तो लोन के रूप में हो या फिर विदेशी विनियोजन के रूप में, विदेशी निवेश के रूप में। और तीसरा है अप्रवासी जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस होते हैं, एनआरआई जिनको बोलते हैं, उन भारतीयों से प्राप्त जमा के रूप में। तो बाह्य ऋण क्या होते हैं, इसके अंतर्गत वाणिज्यिक ऋण जो कि कमर्शियल लोन है, या फिर वो ऋण आते हैं जो दीर्घकालीन परिपक्वता के साथ रियायती ब्याज दर पर प्राप्त होते हैं। परिपक्वता कैसी है, दीर्घकालीन, लंबी अवधि में जाके ये मैच्योर होंगे, और ब्याज दर कैसी रहेगी, रियायती ब्याज दर, ठीक है ना, डिस्काउंटेड होगा वो इंटरेस्ट रेट जो होगा। जो रियायती ऋण होते हैं, जो ऐसे ऋण होते हैं जिनकी की ब्याज दर में छूट मिलती है, उनके जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आईएमएफ बोलते हैं, भारतीय सहायता संघ, एशियाई विकास बैंक एडीबी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आईबीआरडी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, ठीक है। तो ये जो बहुत सारी जो संस्थाएं हैं ये रियायती ऋण उपलब्ध कराती हैं। लेकिन रियायती ऋण के केस में एक पंगा ये होता है कि किसी भी कंपनी को रियायती ऋण डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, और ये अधिकतर सरकारी कंपनियों को रियायती ऋण मिलता है, ठीक है ना। तो रियायती ऋण में क्या होता है, क्योंकि छूट मिलती है तो अधिकतर जो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो सरकार को, बीच में सरकार की गारंटी इसमें लेती हैं, ठीक है ना, और 8 से 10 वर्ष की अवधि के लिए इस प्रकार के ऋण स्वीकृत करती हैं, और ऐसे ऋणों को सरकारी गारंटी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है, एक जो जिसकी हमने बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक का एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, जो कि औद्योगिक उपक्रमों को 8 से 10 वर्षों की अवधि के लिए ऋण स्वीकृत करती है, और ऐसे ऋणों को बैंक जो सरकारी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर हम बात करें बाह्य व्यापारिक ऋणों की, जो रियायती ऋण नहीं है, ठीक है ना, जिनमें कि कोई रियायती ब्याज दर नहीं होती है, मतलब छूट, डिस्काउंटेड वाली इंटरेस्ट रेट नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगी, उसके जो मुख्य स्रोत हैं वो है निर्यात साख एजेंसियां, जैसे कि यूएस एग्जिम बैंक, जापान आयात निर्यात बैंक, यूके निर्यात साख, ये यूके का है, इसके बाद निर्यात साख एवं गारंटी निगम, और अन्य सरकारी और बहुआयामी एजेंसियां। ये बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो कि व्यापारिक ऋण देती हैं।
अगली बात आती है विदेशी निवेश की, ठीक है, विदेशी विनियोजन की। हमारे देश में विदेशी निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में अथवा विदेशी सहयोग के रूप में पाया जाता है। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को इंग्लिश में एफडीआई बोलते हैं, ठीक है ना। एफडीआई के बारे में आपने काफी बार चर्चा सुनी होगी टीवी वगैरह पे भी। और विदेशी सहयोग होता है फॉरेन असिस्टेंस। तो इनमें अंतर मेनली यही होता है कि सहयोग में कुछ पैसा आपको वापस नहीं करना होता है, बल्कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वो एक तरह से आपके जैसे अंशधारी होते हैं, अंशधारक होते हैं दूसरे, उसी प्रकार से वो भी एक अंशधारक आपकी कंपनी के बन जाते हैं, ठीक है ना। तो विदेशी जो प्रत्यक्ष निवेश है या विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, उससे तात्पर्य है विदेशियों द्वारा भारतीय कंपनियों के अंशों और ऋण पत्रों में भागीदारी से। मतलब वो भी आपकी कंपनी के फिर शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, क्योंकि वो आपके अंश, आपके शेयर और आपके डिबेंचर खरीद रहे हैं, भागीदार बन रहे हैं। इनको पोर्टफोलियो विनियोग यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी कहते हैं इनको। उदारीकरण के पश्चात जब हमने 1991 के बाद अपने दरवाजे सारे विश्व के लिए खोले, अपने बाजार खोले विश्व के लिए, उसके पश्चात भारत सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने में अधिक सफल हुई और उन्होंने कई सारे बिजनेसेस ऐसे कर दिए, कई सारे उद्योग ऐसे कर दिए जहाँ की जो विदेशी निवेश है एफडीआई, उसकी काफी अनुमति दे दी गई, ठीक है ना। अगली बात आती है अप्रवासी भारतीयों की, जिनको कि एनआरआई बोलते हैं आप, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस। तो ये जो है वो भारत में दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने में महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। इनके द्वारा वित्त के क्षेत्र में अब महत्वपूर्ण योगदान का स्वरूप है। किस किस प्रकार से देते हैं? विदेशी मुद्रा अप्रवासी खाते में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, या अप्रवासी बाह्य मुद्रा खाते में भी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। अप्रवासी जमा वित्त प्राप्त करने का एक ऊंची लागत वाला स्रोत है, ठीक है ना। इसकी लागत ज्यादा होती है और ये केवल अच्छे दिनों के लिए होता है। जैसे आपके लिए हम कहते हैं कि लोन आपको तभी लेना चाहिए जबकि आपकी कंपनी फायदा कमाने की स्थिति में हो, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो अप्रवासी जमा है ये भी तभी लेना चाहिए जबकि आपकी कंपनी की जो लाभ अर्जन की क्षमता है वो काफी ज्यादा हो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको जो पैसा है वो वापस करना पड़ता है। इस प्रकार अप्रवासी जमा पर अधिक निर्भरता उचित नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा निर्भरता जो अप्रवासी जमा है उस पर ज्यादा निर्भरता ठीक नहीं मानी जाती है। अब जो आगे हम बात करेंगे वो बात करेंगे संचित आय की। संचित आय मतलब क्यूमुलेटिव इनकम। जो आय आपको होती है, जो लाभ आपकी कंपनी को होता है, वो धीरे धीरे आप एक जगह पर कुछ पैसा उसमें से लोगों को बांट देते हैं, अंशधारकों को लाभांश के रूप में बांट देते हैं और कुछ पैसा अपने पास बचा लेते हैं, ठीक है ना। उसी को ही जो बचा हुआ पैसा है उसको संचित आय आप बोलते हैं। भविष्य में कम लाभ होने पर, अगर आपकी कंपनी को लाभ कम होगा भविष्य में, तो संचित जो आपकी आय है, जो आपने बचा रखा है जो पैसा, वो आपके इमरजेंसी की जो लॉसेस हैं उनको, उनसे बचने का एक प्रभावी उपाय है। मैंने आपसे पहले भी बात की थी जब ये टॉपिक पढ़ा था संचित आय का, कि अगर भविष्य में मंदी भी आती है तो भी अगर आपके पास संचित आय प्रचुर मात्रा में है तो आपकी कंपनी को कोई नुकसान, बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको लगा सकते हैं। जो आपने रिसोर्सेज बचा रखे हैं, जो संचित आय, वो संचित आय क्या है? वो भी एक प्रकार का फाइनेंशियल रिसोर्स है जो कि आपने इकट्ठा कर रखा है। तो कंपनियों द्वारा बोनस अंश निर्गमित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका एक जो फायदा और ये भी है कि आप अगर चाहें, अगर आपकी कंपनी अभी भी फायदे में, सही फायदे में चल रही है, तो आप जो संचित आय है, जो पहले की आय है, बचा रखी है आपने और कहीं किसी काम में लगाई नहीं, उसका निवेश नहीं किया है, तो उसको आप अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स भी जारी कर सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है ना। उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जो संचित आय होती है वो कंपनियों के लिए शून्य लागत पर दीर्घकालीन वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं शून्य लागत की, एक तरह से, क्योंकि आप कहीं बाहर से पैसा नहीं ले रहे हैं, ना आपको पैसा जुटाने के लिए कोई पैसा खर्च करना है, ना ही आपको उसके ऊपर कोई ब्याज देना है। तो आपके लिए जो लागत आ रही है वो शून्य आ रही है। तो शून्य लागत पर आप दीर्घकालीन वित्त इस प्रकार से संचित आय के रूप में एक महत्वपूर्ण स्रोत का काम करती है। कंपनियों के विस्तारण, कंपनियों का आपको एक्सपेंशन करना है, उसको बढ़ाना है, और आधुनिकीकरण करना है, उसको मॉडर्नाइज करना है, नई मशीनें लगानी है, उनके कार्यक्रम में भी संचित आय का प्रयोग किया जाता है। इन कामों के लिए जो संचित आय है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। संचित आय जो है वो आप कैसे तय करेंगे कि कितनी संचित आय आपकी होगी? उसका जो निर्धारण है वो लाभ की मात्रा, आपको कितना लाभ हुआ है, प्रबंध तंत्र,
आपका जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा जो अपनाई गई लाभांश वितरण की नीति है, उसने किस प्रकार से जो लाभ है उसमें से हिस्सा कितना कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स को बांटने पर सहमति जताई है। मान लीजिए वो जो मैनेजमेंट है वो चाह रहा है केवल 10% आप शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में बांटे, तो आपके पास 90% बच गया। अगर आपका शेयर जो मैनेजमेंट है वो बोल रहा है 50% बांट दो, तो आपके पास कितना पैसा बचा? केवल 50%। तो जो नीति आपने अपनाई है, जो पॉलिसी है कि किस प्रकार से आप लाभांश का वितरण करते हैं, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, अंशधारक हैं, उनको किस प्रकार से लाभांश देते हैं, लाभांश वितरण का कानूनी प्रावधान, आपके यहाँ क्या कानून है, क्योंकि कानून भी होते हैं, जो डिविडेंड है आप उसको कानून के हिसाब से देना पड़ता है। अगर डिविडेंड के ऊपर कानून ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, कोई प्रतिबंध लगा रखा है, तो आप ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। और निगमित कर की दर के आधार पर जो कर है, उस समय जो कर चल रहा है, इनकम टैक्स चल रहा है, उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है कि आप कितने जो आय है उसको संचित कर सकते हैं। यह फर्म की समता स्तर को भी शक्ति प्रदान करता है। इक्विटी जो लेवल होता है उसको भी ये स्ट्रांगनेस देता है, जिससे वह अच्छी शर्तों पर ऋण प्राप्त कर सकती है। एक तरह से उसकी साख मजबूत होती है, ठीक है ना। अगर उसके पास पैसा काफी बहुतायत में रखा रहेगा तो उसको आसानी से, अगर वो चाहेगी तो ऋण भी प्राप्त कर सकती है। इस स्रोत की मुख्य कमी क्या है? इस स्रोत की कुछ कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी ये है कि ये लाभ की शुद्धता पर पूर्णतः निर्भर है। अगर आपकी जो लाभ की गणना है वो शुद्ध नहीं है, आपने गलत तरीके से कुछ लाभ कैलकुलेट कर लिया, आपने मान लिया कि आपकी कंपनी को 100 करोड़ का लाभ हुआ है और आप मान के बैठे हैं इसमें से करीब करीब 80 करोड़ आपके संचित आय के रूप में जमा हो जाएंगे, और आपकी कंपनी, आपने जो कैलकुलेशंस थी उसमें कुछ गड़बड़ कर रखी है और आपकी कंपनी को 100 करोड़ की जगह केवल मान लीजिए 20 करोड़ का लाभ हुआ है, तो हो सकता है 20 करोड़ केवल आपका जो लोगों में बांटना है लाभांश उसी में निकल जाए और आपके पास संचित आय कुछ बचे ही ना है। तो ये क्या है? ये लाभ की जो शुद्धता है, लाभ शुद्ध है या नहीं है, उसके ऊपर पूर्णतः निर्भर करता है। और प्रबंधन द्वारा कई बार इस कोष का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। जो मैनेजमेंट है वो कई बार मिसलीड हो जाता है, गलत तरीके का उपयोग भी इस पैसे का कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। वो देखेगा कि उसके पास उसकी किटी में बहुत सारा पैसा पहले का संचित आय के रूप में पड़ा हुआ है, तो वो बिना किसी उसको लिए हुए, मतलब वो रिस्क की चिंता नहीं करेगा और उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा। और हो सकता है वो ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दे जहाँ की जोखिम ज़्यादा हो, ठीक है ना। कहीं ऐसी जगह पैसा लगा दे जहाँ बहुत ज़्यादा जोखिम हो और पैसा डूब जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रबंधन द्वारा इस कोष का दुरुपयोग किए जाने की भी संभावना रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पाठ 16 भी यहाँ पर समाप्त कर लिया है। आप लोगों से फिर वही अनुरोध है कि आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। आगे की वीडियोस में हो सकता है मैं थोड़ा टाइम लगाऊं, क्योंकि काफ़ी मैंने चैप्टर्स एक साथ कर दिए हैं, तो इतना आप पढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपके पास हमसे संपर्क करने के कुछ साधन होते हैं, इन पर आप निसंकोच हमसे बात कर सकते हैं। आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा, हमारी तरफ से कभी आपको पहले कोई मैसेज नहीं किया जाएगा। आप ही हमको मैसेज करेंगे, हम उसी का जवाब देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं है कि हम आप लोगों को खुद से कोई मैसेज करें, ठीक है ना। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो वो हम आपके साथ साझा कर सकते हैं, उस समय जरूर हम मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपको गुड मॉर्निंग या ऐसे कोई मैसेजेस हमारी तरफ से मिलेंगे नहीं, ठीक है। आप लोगों से एक बार अनुरोध वही फिर रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्त, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।